गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद भाटी जीनियस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ से। आज की कक्षा में हम बात करते हैं विनिर्माण की। आज की हमारी इस कक्षा का जो टॉपिक है वो है विनिर्माण। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है किसी वस्तु का पुनः निर्माण करना। विनिर्माण इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है किसी वस्तु का पुनः निर्माण करना, यानी कोई वस्तु जो पहले से बनी हुई है उस वस्तु का दोबारा बनाना, पुनर्निर्माण करना, उसको जो है वो हम विनिर्माण कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो विनिर्माण की जो परिभाषा है वो उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के रूप गुण धर्म में मानवीय श्रम या यांत्रिक शक्ति के द्वारा उसमें परिवर्तन करके उससे और अधिक मूल्यवान वस्तु बनाने को हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे कपास से सूती वस्त्र तैयार करना, गन्ने से चीनी बनाना, इसी तरह से और से बहुत से उद्योग हैं। यानी ये प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुएं हैं, उनके रूप गुण द्रव्य में परिवर्तन करके और अधिक मूल्यवान वस्तु जब हमने बनाई उसे जो है वो विनिर्माण कहा गया। अब इस विनिर्माण का हमारे लिए महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग जो है उनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या क्या महत्व है, कौन कौन से इसके महत्व जो हैं वो प्रमुख हैं, वो जो है वो उसकी हम बात करते हैं। तो पहला इस प्रकार से है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है विनिर्माण उद्योगों के द्वारा। जब कहीं भी लगाए जाते हैं उद्योग, किसी भी राष्ट्र में विनिर्माण औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो इससे उस देश की जो राष्ट्रीय आय जो होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक इकाइयों से दूसरे देशों को जो सामान भेजा जाता है उस सामान से उस देश को आय प्राप्त होती है। तो इससे सबसे जो पहला इसका जो महत्व है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में जो है वो बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है देश विकसित होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा नई नई तकनीक आती है। औद्योगिक जो इकाइयों का से जो सामान उत्पादित होता है वो सामान जब दूसरे देशों को बेचते हैं उससे हमारे देश में जो है वो पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो पूंजी जो आती है और हमारा देश जो है वो इससे विकसित होता है। दूसरा है, इसके बाद में अगला जो है वो है लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। औद्योगिक विनिर्माण उद्योगों में जो लोग मजदूर काम करते हैं उससे उन लोगों को क्या होता है, रोज़गार मिलता है, उनको आय की प्राप्ति होती है। तो लोगों को आय जब बढ़ेगी तो निश्चित है उनकी खर्च करने की सीमा में भी बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब वो उनकी आमदनी बढ़ेगी तो वो प्रति व्यक्ति व्यय जो होगा वो भी अधिक कर पाएंगे। तो इसका एक मतलब ये भी है कि इससे लोगों को जो है वो रोज़गार मिलता है और रोज़गार मिलने के बाद में देश में जो बेरोज़गारी की दर जो होती है वो घटती है। जितनी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी की दर जो है वो घटती है। अगला जो इसका महत्व है वो है देश आत्मनिर्भर बनता है वस्तुओं के उत्पादन में। विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों के उपरांत उनको लगाने के बाद में जो है वो देश आत्मनिर्भर बनता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, जितनी भिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, उतने भिन्न प्रकार का सामान जो है वो देश में उत्पादित होगा। और जितना ज़्यादा प्रकार का सामान देश में हमारे यहाँ उत्पादित होगा, हमारा देश उतना ही ज़्यादा जो है वो आत्मनिर्भर होगा। हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कम रहना पड़ेगा। उसकी में बात के अंदर जो है वो है उद्योगों के विकास देश की आर्थिक संपदा का मापदंड होता है। औद्योगिक विकास जो है अगला जो इसका महत्व है वो है औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का जो है वो मापदंड माना जाता है। वर्तमान समय के अंतर्गत विश्व में कौन सा राष्ट्र कितना विकसित है, इसकी मापदंड का एक जो स्रोत है, एक जो आधार है वो है कि उस देश में औद्योगिकरण कितना हुआ है। तो जिस देश का जितना ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ होता है वह देश उतना ही अधिक जो है वो विकसित माना जाता है। अब उद्योगों की अवस्थिति यानी किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए
उद्योगों की स्थापना बहुत सोच समझ करके किन स्थानों की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ मर जाए वहाँ किसी उद्योग की स्थापना कर दी जाए। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जो उद्योगों की स्थापना के ऊपर जो है वो अपना प्रभाव डालते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कच्चा माल। पहले हम बात करते हैं कच्चा माल कहते किसे हैं। कच्चा माल वो वस्तु या वो पदार्थ होता है जिससे आगे पुणे चल करके वस्तु को जो है वो निर्माण किया जाता है। जैसे कपास सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है, गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो ये कच्चा माल जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होता है वह औद्योगिक इकाई उस क्षेत्र में ही स्थापित करना बेहतर होता है, सुविधाजनक होता है। जैसे अगर हमें चीनी मिल लगानी है तो हमें चीनी मिल उसी स्थान पर लगाने में ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी जहाँ पर गन्ना पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है। और सूती वस्त्र उद्योग उस क्षेत्र में लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है। और सीमेंट के जो कारखाने हैं वहाँ लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ जिप्सम वगैरह जो है वो जो उसका कच्चा माल है वो जहाँ आसानी से प्राप्त होता है। तो कच्चा माल के बाद में अगला जो इसकी स्थापना के ऊपर प्रभाव डालने वाला जो कारक है वो है शक्ति के साधन अर्थात है ऊर्जा के साधन। क्योंकि इन औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो होती है वो सस्ती और निरंतर आबोध रूप से उसकी आपूर्ति होनी चाहिए, उसमें जो है वो व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और विद्युत जो उद्योगों को उपलब्ध करवाई जाए उसकी दर जो है वो सस्ती होनी चाहिए ताकि उद्योगों की जो लागत होती है वो कम से कम आए। उसके बाद में परिवहन और संचार के साधन। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादित सामान को उपभोक्ताओं तक अर्थात बाजार तक पहुंचाने के लिए, लाने और ले जाने के लिए हमें परिवहन और संचार के तीव्रगामी साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये परिवहन व संचार के तीव्रगामी साधन जो है वो भी उद्योगों की अवस्थिति के ऊपर, विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति के ऊपर जो है वो अपना प्रभाव डालते हैं। अगला जो अवस्थिति में महत्वपूर्ण कारक हैं वो है बाजार। महत्वपूर्ण कारक होते हैं इसकी स्थापना के ऊपर प्रभाव डालने वालों में। क्योंकि बाजार ही मांग पैदा करता है। अगर बाजार निकट मिल गया तो वस्तु की खपत जो है वो नज़दीक हो गई, तो दूर दराज के क्षेत्रों में लाने में जो ट्रांसपोर्ट का व्यय होता है वो कम से कम होगा। तो बाजार जो है वो औद्योगिक इकाइयों के निकट होना चाहिए। इसी तरह से पूंजी, औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए, संचार के साधनों को, माल को लाने और ले जाने के लिए, इनका क्रय विक्रय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी सस्ती दर पे उपलब्ध होना चाहिए और आसानी से उन्हें उपलब्ध होना चाहिए ताकि औद्योगिक इकाइयों को लगाने में सुविधा हो। उसके बाद में जलापूर्ति। बहुत से ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, तो स्वच्छ जल भी उन्हें आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाना चाहिए। इसी तरह से उच्च तकनीक। विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास तकनीक उचित है। अगर हमें हमारे देश का अधिक से अधिक औद्योगिकरण करना है तो इसके लिए हमें उच्च तकनीक की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो नवीनतम तकनीक है उसके द्वारा अगर हम औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करें तो उन औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो सामान उत्पादित होता है वो कम समय में अच्छी गुणवत्ता का सामान उत्पादित होगा, जिससे कि वो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों से उत्पादित माल के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो सामान तैयार करने के लिए, औद्योगिक इकाइयाँ संचालित करने के लिए विश्व की जो नवीनतम जो तकनीक है वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद में सरकारी नीतियाँ भी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी सरकार की नीतियाँ कैसी है, सरकार की मंशा कैसी है, सरकार उद्योग लगाने की इच्छुक है, लोगों को रियायतें प्रदान करना चाहती है या नहीं चाहती, इस बात का भी जो है वो उद्योगों की अवस्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार की नीतियाँ ऐसी है कि वो लोगों को प्रोत्साहन देती है उद्योगों लगाने के लिए, विभिन्न तरह की रियायतें देती है, प्रदान करती है, तो उन क्षेत्रों में जो है वो उद्योग ज़्यादा मात्रा में जो है वो लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, उनका विभाजन, यानी इनका विभाजन किन किन आधारों पे जो है वो किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से हम इनका दो आधार वर्गीकरण करते हैं। पहला है आकार के आधार पर, यानी वो कितने बड़े हैं, उनके आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है।
तो आकार के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद स्तर के उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर का अर्थ होता है घर। किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर के अंदर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ सामान उत्पादित किया जाता है, एक छोटी सी औद्योगिक इकाई लगा करके, उस उद्योग को जो है वो कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसमें मानवीय श्रम की अधिकता होती है और मशीनी श्रम, यांत्रिक शक्ति जो होती है वो नाम मात्र की लगी होती है और इसमें पूंजी भी कम लगी होती है। दूसरा है लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर उद्योग से बड़ा होता है और वृहद उद्योग से छोटा होता है, यानी इन दोनों के मध्य की बीच की इकाई होती है वो। इसमें कुटीर उद्योग से ज़्यादा पूंजी लगी होती है, कुटीर उद्योग से ज़्यादा यांत्रिक शक्ति लगी होती है, लेकिन वृहद स्तर से कम पूंजी व कम शक्ति के साधन जो है वो लगे हुए होते हैं। इसमें लगभग 50 मजदूर जो है वो कार्यरत करते हैं और छोटे स्तर के ऊपर जो है वो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो है वो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो तीसरा जो प्रकार है वो है वृहद स्तर के उद्योग, यानी बहुत बड़े पैमाने के उद्योग, जिनमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूंजी की, तकनीकी ज्ञान की, परिवहन के साधनों की, संचार के साधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर सामान का जो है वो माल का तैयार किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को जो है वो वृहद स्तर के उद्योग कहा जाता है। उसका अगला जो वर्गीकरण का आधार है वो है स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को जो है वो 3 प्रकारों में बांटा जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। निजी उद्योग जो किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, जिसके लाभ आने की जिम्मेदारी उस समय की व्यक्ति विशेष या उस संस्था की होती है, तो ऐसे उद्योगों को जो है वो निजी उद्योग कहते हैं। दूसरा सार्वजनिक उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं और जिनका उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण करना होता है, तो ऐसे उद्योगों को जो है वो सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी जब संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर के कोई संयंत्र लगाते हैं, कोई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करते हैं, तो ऐसे उद्योगों को जो है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। आज की कक्षा में बस